नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में बताएंगे, एक ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि गरीबी स्तर से पले बढ़े और आज अपनी एक सफल मुकाम पर पहुंच चुके हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं फुलेता राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री धन्नालाल जी मीणा से। धन्नालाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप एक सफल मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। धन्नालाल जी, मैं वर्तमान में राव उमावि फुलेता में प्रधानाचार्य हूँ जी। और जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, अनेक समस्याएं आती है। समस्याओं का सामना करना ही जीवन है जी। तो धन्नालाल जी, कैसी समस्याएं आपको देखने को मिली जब आपने पढ़ाई शुरू की और आप आज प्रधानाचार्य के पद पर हैं? तो क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली उस समय पर? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी है जी। आती रहती है और आई भी। गरीबी वास्तव में थी और उस गरीबी से के माहौल में मैं रहा। पिताजी यही चाहते थे, हालांकि वह भी खेती करते थे, लेकिन उनका भी एक ही उद्देश्य, ये लक्ष्य था कि कैसे न कैसे करके मेरा बेटा सर्विस लगे, नौकरी प्राप्त हो, अच्छे मेरा नाम रखे। तो इसके लिए गांव का माहौल जानते हो, गांव के माहौल में हम पढ़ने जाते थे, वहाँ भी समस्या थी। छोटे थे, 3-4 किलोमीटर दूर पढ़ना, वहाँ जाना, वहाँ से घर का काम भी देखना, ये सारी समस्याएं। और फिर भी जो भी हमारे गुरुजन थे वो पढ़ाते थे, मैंने उनके पढ़ाए हुए जो भी वो देते थे, जो भी टिप्स में बताते थे, उनको घर आकर भी अध्ययन करता था। हालांकि उस ज़माने में लाइट थी नहीं गांव में। लाइट मेरे गांव में 2012 के आसपास आई, मेरे गांव में भी नहीं थी। चिमनी से हम पढ़ते थे और कोई सुविधा थी नहीं। इतने पैसे भी नहीं थे कि बाहर जा कर के कहीं अध्ययन करें, वहाँ कमरा किराया ले कर के रहें। तो इसी बीच पढ़ते पढ़ते, लेकिन यह है कि जो भी पढ़ा हुआ मन लगा करके पढ़ा, पूरी तल्लीनता से पढ़ा। और ये मेरा भी एक ही लक्ष्य था कि जो साथी मेरे सहपाठी छात्र हैं उनसे पीछे नहीं रहूं, अग्रणी आऊँ। तो इस प्रकार का कंपटीशन रहता था और इस कंपटीशन की वजह ये कि मैं पढ़ने में उनको देख कर के ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था। गुरुजनों ने भी अच्छा साथ दिया, वह जहाँ भी है, भगवान उनको धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया धन्नालाल जी, आप कह रहे हैं कि आप अपने कंपटीशन को लेकर के जितने सजग रहते थे और आप यूँ भी कह रहे हैं कि दूसरे बच्चों को देख कर के आपको और ज़्यादा पढ़ने की आपकी इच्छा होती थी। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स का आप नाम बता सकते हैं जो आपके सहपाठी थे उस समय में, जिनको हाँ जी। एक सहपाठी वर्तमान में गिरदावर के पद में हरलाल बेरवा, जो बंजारी के रहने वाले हैं जी। और बाकी 2-4 ऐसे हैं जो जयपुर भी रह करके दुकानें आदि व्यवसाय कर रहे हैं। तो उनमें आपको क्या कुछ खूबियाँ दिखती थी जो आपसे उनको कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ गई? मतलब कैसा उनकी पढ़ाई का परफॉर्मेंस आपसे ज़्यादा रहता था या कैसे आप उनको मैनेज करते थे? जो भी गुरुजी पढ़ाते थे और दूसरे दिन हमसे पहुँचते थे जी। अगर कोई भी बताने में असमर्थ होता था तो उसे थोड़ा दंड भी दिया जाता था, जिससे कि हम उससे बचने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करते थे और पढ़ करके जाते थे। आपके समय में मार भी पड़ती थी स्कूल में? हाँ, ये थी और शायद वही कारण रहा कि हम अपने वो पढ़ाई के प्रति सजग रहे। अच्छा। तो आज के समय आप खुद एक प्रधानाचार्य हैं, तो क्या आपके स्कूल में भी ऐसे मारपीट करते हैं या आज के समय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वर्तमान समय में ये जो मारपीट या दंडित करने का ये है नहीं।
अभी आज के समय में बच्चों को कैसे सबक सिखाया जाता है, थोड़ा आप बता सकते हैं? प्रेम से माहौल बना करके अच्छा परफॉर्मेंस दे करके और उनको अधिक से अधिक इस प्रकार का माहौल कि वह खेल खेल में स्वतः ही पढ़ने के ऊपर रुचि रखे और वह पढ़ने लग जाए। तो खेल खेल में आज पढ़ाया जाता है। अगर उस समय भी आपको अगर खेल खेल में पढ़ाया जा रहा होता तो आपको लगता है आप कुछ और बेटर कर पाते, या फिर आपका जो सक्सेस रेट है वो यहीं तक था? नहीं, उस ज़माने में भी जो हमारे गुरुजी थे वास्तव में उन्होंने भी पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज नेट का ज़माना, मोबाइल ये द्वारा किसी और दूसरे स्मार्ट टीवी आ गए, स्कूलों में पढ़ाने के बहुत अच्छे ये माहौल अगर बच्चा पढ़ना चाहता। उस ज़माने में इतनी सुविधा नहीं थी, केवल एक पुस्तक होती थी, उस पुस्तक में से उत्तर छांट करके उसी में पढ़ना होता था। पासबुक के ये आदि भी पहले नहीं चलती थी, ये बगैर पासबुक के किताब को देख कर ही पढ़ाई या जो कॉपियों में लिखाते थे उससे पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो बिना किसी पासबुक की सहायता से ये एक प्रधानाचार्य पद पर सुशोभित हो पाए हैं। और किस प्रकार के आपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स दिए सर, आप बताना चाहेंगे थोड़ा? देखिए, मैंने अपने जीवन में दो तीन कंपटीशन दिए थे और उन सब में मेरा चयन हुआ था। बाकी उस ज़माने में जो प्रतियोगिता दर्पण आदि जो चलती थी वह इस प्रकार मैंने गहनता से अध्ययन किया कि वो मुझे एक तरह से मुख्य ज़बानी याद हो गई। आपका पहला कंपटीशन एग्ज़ाम कौन सा था और कैसे आपने उसके लिए प्रिपेयर किया? पहला मैंने आरपीएससी से लिपिक भर्ती निकली थी वह दिया और उसमें मैं सफल रहा। लेकिन वह जो टंकण की एग्ज़ाम होती थी वह मेरे नहीं होने के कारण, यानी कि टंकण में जानता नहीं था और वो नहीं जानने की वजह से उसमें मैं नहीं गया। उसके बाद मैंने पीटीटी का दिया और पीटीटी में प्रथम प्रयास में ही टोंक जिले में एसटी में मेरा प्रथम स्थान रहा। तो आप मतलब यूँ कहना चाह रहे हैं एसटीसी आपने किया? नहीं, बीएड मैंने की है। पीटीटी का एग्ज़ाम था, एसटी वर्ग है। अच्छा। वो एसटी वर्ग में मेरा पहला स्थान था। पहला स्थान था जिले में आपका जी। तो देखिए जिस तरह से ये माहौल इनका रहा गांव के अंदर, ना तो बिजली आती थी और ये जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पैदल चल कर के पढ़ने जाते थे। तो आपके जो परिवार का माहौल था सर वो कैसा था आपके बचपन में? देखिए, जब मैं पढ़ता था मतलब कि 4 भाई और 1 बहन थी, सब मुझसे बड़े, छोटा मैं ही था। 7वीं में मैं जब पढ़ता था तब मेरे तीनों भाई जो मुझसे बड़े वाले थे वो तीनों भाई अलग हो गए। हिस्सा अपना हिस्सा उन्होंने बांट लिया, अलग रहते थे। केवल माता पिता जो वृद्धावस्थाओं की औरतें उनके पास मैं ही रहता था और वही अपना काम देखना, जानवरों की सेवा करना, खेती बाड़ी भी करता था और पढ़ाई भी करता था। ये सारी समस्याएं मेरे साथ में हुई। तो बचपन में ही इनके भाइयों ने इनका साथ छोड़ दिया, तो ये कैसी परिस्थिति है? मतलब कब आपका साथ छोड़ दिया और कैसे क्या माहौल रहा था वो समय पे? ये जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। हाँ। उस समय हाँ। क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, अलग अलग हो गया, अपना अपना हिस्सा उन्होंने ले लिया। हाँ। बाकी खेती भी करना, फसल काटना, पढ़ाई भी करना, ये सारा कार्य मैंने। तो खेती बाड़ी भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और इसी के साथ आज ये फुलेता राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। तो आज की शिक्षा व्यवस्था और उस समय की शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है? आज की शिक्षा व्यवस्था नवीनता की ओर है। इसमें तरह तरह के बच्चों को टिप्स मिल जाएंगे, कहीं पर भी कैसे भी घर पर भी बैठ करके वो पढ़ना चाहे तो आज के ज़माने में जो आधुनिकीकरण हुआ इसमें वो पढ़ सकता। उस ज़माने में केवल एकमात्र गुरुजी ही ज्ञान दर्शक थे, उन्हीं के सामने देह में रह करके पढ़ाई करनी पड़ती थी और वही प्रेरित करते थे। यानी कि ऑनलाइन कार्य नहीं था, ऑफलाइन कार्य होता था। तो आज इस ऑनलाइन ज़माने में बच्चे जहां पर इनको YouTube का साथ मिल गया है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑनलाइन मिलने लगा है, तो वहां पर क्या टीचर्स की वही अहमियतता अभी दिखाई देती है सर आपको? फिलहाल वही है। और क्यों बच्चे भी अगर
इन मोबाइल का सदुपयोग अगर वो करते हैं जब तो ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि बच्चे भी जो ही मोबाइल मिलता है इनके सदुपयोग के साथ साथ यानी कि एक सिक्के के दो पहलू है, दुरुपयोग वह भी करने तरह तरह के जो ये आए हैं उनमें वो फंस जाते हैं, धीरे धीरे अपना कैरियर ख़राब कर देते हैं। अगर वह सदुपयोग करके पढ़ाई करना चाहें तो ज़रूर इससे सहायता मिलती है। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मोबाइल के दुरुपयोग से किस प्रकार से वो बच सकते हैं और अपने पढ़ाई जो अपने एकाग्रतापूर्ण किस तरह से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं? देखिए, जब तक हालांकि जीवन में जो शिक्षा वो ख़त्म नहीं होती, आजीवन चलती रहती, लेकिन जब तक कैरियर से संबंधित उनको शिक्षा प्राप्त करनी है तब तक केवल मोबाइल का भी अगर वो उपयोग करते तो अपने से संबंधित शिक्षा से संबंधित उसी प्रकार की जानकारी और उसी प्रकार की पढ़ाई और वही देखना चाहिए उन्हें। ये फालतू की जो चीज़ें आती है उनमें उनको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी, तो ये था धन्नालाल जी का संघर्षपूर्ण जीवन। आज ये फुलेता के प्रधानाचार्य हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी पदोन्नति इसी प्रकार से होती रहेगी। हम आपसे जानना चाहेंगे, फुलेता स्कूल के अंदर आप क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देखते हैं, वहाँ की क्या दिनचर्या रहती है आपके जीवन में? देखिए, सन 2018 में मैं प्रिंसिपल बना और छिपा बड़ौद में मेरा प्रथम ये प्रधानाचार्य के रूप में वहाँ पर मुझे जगह मिली। तो वहाँ का जो गांव था वास्तव में एक गरीब भी ज़्यादा थी, स्कूल भी ऐसी थी जिसमें 3 कक्ष थे, बच्चे 350 के आसपास थे, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने ग्रामवासियों से, सरपंच साहब से और भी आदमी थे उनसे सबसे संपर्क किया तो समाधान नहीं हो पाया, लेकिन फिर मैंने सरपंच से उनकी ग्राम पंचायत रिक्वेस्ट करके ले ली और मैंने 9 से 12 तक के बच्चों को उसमें रख दिया, 1 से 8 तक के बच्चों को उस विद्यालय में, और वहाँ पर भी बिल्डिंग के ऊपर टीन शेड लगा दिया जिससे सभी बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा हो गई। अगर आदमी खुद एक्टिव रह करके समस्याओं का समाधान करना चाहता है तो वास्तव में वह समस्याओं का समाधान कर सकता। तो जिस प्रकार इन्होंने 12 के छिपा बड़ौद विद्यालय का विकास करवाया उसी प्रकार से ये निरंतर कार्य करते रहे। तो सर, आप 2018 में प्रधानाचार्य के पद पर आपने अपना कार्यभार संभाला। दूसरी ओर हम जानना चाहेंगे, अध्यापक के तौर पर कितने विद्यालयों में पढ़ा चुके होंगे, कैसा अनुभव रहा? मेरी प्रथम नियुक्ति 1998 में सावर अजमेर में हुई थी। उसके बाद में बदलते बदलते मैंने करीबन 7 विद्यालय चेंज हो गए मेरे। सबसे ज़्यादा मैं इसी फुलेता गांव में रहा। पहले भी यहाँ वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 10 साल तक सेवाएं दे चुका हूँ और वर्तमान में भी मुझे 5वां साल यहाँ चल रहा है। और यहाँ के सब बच्चों से, उनके माता पिताओं से, अभिभावकों से सबसे संपर्क है, सबको मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि कुछ बच्चों के माता पिता तो पहले भी मेरे पास पढ़े हुए हैं और उनको बच्चों की संबंधी समस्याएं मैं खुद जाकर के उनसे कहता हूं और बताता हूं और उनसे उनके समाधान पढ़ने के लिए सारी ये खोजता हूं कि किस प्रकार उनका कैरियर और उज्जवल हो और वह नाम करे, विद्यालय में अच्छी परसेंटेज बनाए। देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी गई है और उम्मीद करते हैं ये नई शिक्षा नीति जल्द ही सभी विद्यालयों में लागू हो जाएगी पूरे भारत के। तो इसको लेकर के आपका क्या विचार है? नई शिक्षा नीति किस प्रकार बच्चों के भविष्य पर असर डालेगी? देखिए, वर्तमान में 2-3 बार हमारी भी ट्रेनिंग हो गई इससे संबंधित, और ये बच्चा जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल में LKG HKG रे पढ़ता है उसी प्रकार सरकारी विद्यालयों में भी ये शुभारंभ हो जाएगा। और वो बच्चा यानी कि 3 साल का है, वो आंगनबाड़ी वो समायोजित होकर के वो आंगनबाड़ी के द्वारा वो विद्यालय में समायोजित हो जाएगी और हमारे वहाँ आने लग जाएगा। तो धीरे धीरे वो फर्स्ट क्लास तक जाते जाते बहुत कुछ सीख जाएगा। और उसके लिए हमने पूरी
तैयारी कर रखी है। यानी बच्चे के भविष्य के लिए हम अच्छी तरह से तैयार हैं। आपको क्या लगता है नई शिक्षा नीति कब तक पूरे प्लेटफॉर्म पर लागू हो सकती है? ये 2027 बता रहे हैं, 2027 26-27 तक ये अपने यहाँ विद्यालय में आ जाएगी और इसके अनुसार ही फिर हमें भी विद्यालय में कार्य करना। इसी के अनुसार इनको कार्य करना है। और ये था धन्नालाल जी का संघर्षपूर्ण जीवन। आप सभी हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में और संघर्षपूर्ण जीवनों के साथ में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।